ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम में आज बिहार चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में खास मेहमान संतोष तिवारी जी, मृत्युंजय झा जी लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। उनकी पार्टी के पास क्या एजेंडा है, लोग कैसे विश्वास कर लें उस पार्टी पर। मृत्युंजय जी, आपसे मेरा सवाल है, पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह है वो लंबे वक्त से चली आ रही है, चुनाव नजदीक है, अभी विरोध के जो स्वर है पार्टी के अंदर से नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी पे एक और आरोप लगता है कि आपके जो वरिष्ठ नेता हैं आपने उनको दरकिनार कर दिया है, वरिष्ठ नेताओं की पार्टी में पूछ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? जिन लोगों ने पार्टी को यहां तक पहुंचाया उनके साथ ही ऐसा व्यवहार? देखिए, पार्टी में वरिष्ठ नेताओं ने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और आप बताइए कौन से वरिष्ठ नेता जो पार्टी के प्रमुख नेता चले गए? लालकृष्ण आडवाणी को आपने, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को, कोर टीम के सदस्य, ठीक है, मुरली मनोहर चुनाव प्रचार कैंपेन में आपने शामिल क्यों नहीं किया बिहार में? नहीं, कैंपेन में शादी नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा को आपने शामिल नहीं किया जानकारी के लिए? पूरे दिल्ली इलेक्शन में आडवाणी नहीं, ये अनदेखी तो हुई ना, जा नहीं पाए। आडवाणी कई बार विरोध वाले सुर अपने दिखा, कौन से भी नहीं जा पाए। आपकी जानकारी के लिए नहीं, उन्हें बुलाया ही नहीं गया सर। नहीं, दिल्ली इलेक्शन में उनको लगाया गया था। आपकी जानकारी के लिए दिल्ली इलेक्शन में वो थे, वो जा नहीं पाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद ये बात कही कि उनकी अनदेखी हो रही है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया, पार्टी उन्हें ऐसे ही दरकिनार करती रही तो वो निर्दलीय उतरेंगे और जीत के दिखाएंगे। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। अभी तो लोकसभा पार्लियामेंट की बात हो रही है, हाँ। और ऑलरेडी वो सांसद है पटना के, तो उनको लड़ने की कहां से बात हो रही है? वो आने वाले भविष्य की बात तो अभी कैसे की जा सकती है? दूसरी बात, शत्रुघ्न सिन्हा जी का जितना उपयोग है एज ए सांसद, बिहार में कई सांसद हमारे 31 सांसद हैं, तो सबकी अपनी अपनी भूमिका के नाते उनको क्षेत्र में लगना है। पार्टी के अलग अलग योजना में अलग अलग, इस बार पूरी चुनाव में आपको मैं बता दूं कि बिहार में हम लोगों ने 4 सेगमेंट बनाया है, और चारों सेगमेंट में एक सुपौल, एक बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और पटना को केंद्र बनाया है, और चारों सेंटर में अलग अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं के संग्रह के लिए हमने साझा प्रस्ताव तैयार करवाया है। हम लोग अलग अलग जिम्मेदारी, अब जैसे हमारे सह प्रभारी है भूपेंद्र यादव प्रभारी है, लेकिन सह प्रभारी को हमने मुजफ्फरपुर बैठाया, वहीं पर सह प्रभारी CR पाटिल है, उनको हमने बेगूसराय बैठाया। तो जितने सीनियर वर्कर हैं अलग अलग उनका डिप्यूटेशन है, काम में लगाया गया है। और उसमें जैसे सांसद है रामकृपाल यादव जी हो, नित्यानंद राय जी हो, अब दिखाई नहीं दे रहे होंगे कहीं पर, लेकिन इनका काम क्या है? तो जो अपने सेगमेंट क्षेत्र जो बनाया गया उसमें उनको लगाया गया है। नित्यानंद जी को उत्तर बिहार के क्षेत्र में लगाया गया। तो सब लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी बांटकर बिहार का चुनाव अपने आप एक महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे लोगों के बीच चुनाव है जिसने इस प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में एक गलत मैसेज देने का काम किया है। उससे खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में परिवर्तन की लड़ाई हो रही है। जिस प्रकार के लालू यादव का शासन था, जिस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं, उनकी लड़ाई सीधे नरेंद्र मोदी से हो रही है। वो कह रहे कि लड़ाई बिहार की नहीं है, ये देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। बिहार की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि जीतब तो हुड़ब, हारब तो पीटब, डंडा से खदेड़ देंगे। ये ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं, फिर बिहार का चेहरा पूरे देश में ऐसे कलंकित करवाना चाहते हैं। अब बिहार की जनता इस बात को देख चुकी है, वो चुपचाप बैठने वाली नहीं है, और इसलिए इस बार के चुनाव में ये बताना चाहेगी कि हम बदले हुए बिहार की परिस्थिति देखना चाहते हैं, हम बढ़ते हुए बिहार की परिस्थिति देखना चाहते हैं, हम विकसित बिहार देखना चाहते हैं। और इसलिए ऊपर की सरकार, नीचे की सरकार साथ मिलकर चलेगी, तभी बिहार का समुन्नत विकास होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम गांव-गांव के अंदर गैस का पाइपलाइन से लेकर के सारा इंडस्ट्री से लेकर के हम बिजली दो पूरे हर एक क्षेत्र में उन्होंने घोषणा की है 2022 तक हम पूरे गांव के अंदर बिजली का सुविधा की व्यवस्था बताई है, पानी की व्यवस्था बताई है, गैस पाइप की व्यवस्था बताई है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो कई ऐसे चीज, बड़े बड़े पैकेज, बड़े बड़े काम देने का काम आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं पहले कहा नालंदा की बात होती है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात होती है, हमने सेगमेंट के अंदर जो काम किया। आपके सरकार का अब तक का जो कार्यकाल है, हमने खुद बिहार के लोगों से पूछा है, हमने खुद लोगों से पूछा है, लेकिन संतुष्ट कहीं भी लोग नजर नहीं आ रहे। देखिए, फिर वो कैसे मान लें कि बिहार में अगर आपकी सरकार आती है तो आप विकास करोगे? मैंने पहले ही कहा, सर्वे करते हैं हम लोग, जब जाते हैं, आप भी जाते होंगे और लोग सर्वे करते हैं, 3000 लोगों से पूछा जाता है, 5000 लोगों से पूछा जाता है। बिहार की हम भी पूरे बिहार में घूमे सर। बिहार में 6.5 करोड़ वोटर है। आप 6.5 करोड़ वोटर में से 3000 लोगों से पूछ करके बिहार का मिजाज समझ, कुछ तो आंकड़ा तो निकलेगा ना। यही मैं कहना चाहता हूँ, 6.5 करोड़ लोगों के बदले अब 3000 का सर्वे आ रहा है। ये सर्वे टेलीफोन से लिया गया, ये सर्वे मैं सब पर बोल रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी पर जी न्यूज में आ गया तो बहुत अच्छा हो गया, मैं ये नहीं करता हूँ NDTV में न्यूज आ गया तो बहुत अच्छा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि 2000-3000 लोगों से आपको क्या लग रहा है लोग झूठ बोल रहे हैं? लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं चैनल के विषय में कह रहा हूँ, आप इस आंकड़े पर नहीं कह सकते हैं। बिहार के अंदर अगर बिहार का विकास किसी को देखना है तो जंगल राज का जो बिहार था, जंगल राज का जो बिहार था और अभी का बिहार है,
वो तुलना करना चाहिए। और उसके बाद तुलना करना चाहिए कि दोनों के संयुक्त शासन में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बिहार के अंदर रही, उस समय कितने काम हुए और अभी 3 साल के अंदर किस प्रकार का बिहार का वातावरण है। आपको जानकारी के लिए अभी रैंकिंग हुआ है बैंक का, वर्ल्ड बैंक का, और रैंकिंग में क्या आया, 21वें पोजीशन पर बिहार आ गया। कल तक बिहार के आप कहते थे कि हमारा ग्रोथ रेट सबसे हाई है, आज बिहार को कौन सा लग गया, रास्ता दिख गया बिहार को। आज हमारा बीजेपी के जो शासित सरकार है, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सबका रेट की देखिए आप, तो कहने का हमने नहीं किया। राजस्थान में ललित गेट वाला मामला, मध्य प्रदेश में व्यापम वाला मामला, सभी लोग विकास की बात कर रहा हूं, बैंक की बात कर रहा हूं, जो ग्रेडिंग दिया उसकी बात मैं कर रहा हूं। आप रैंकिंग देखिए, पैमाने देखिए, विकास के पैमाने देखिए। मेरा कहने का मतलब यह है, हम बिहार को आज नीतीश जी को कह रहा है कि क्या आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो नीतीश जी कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, अब मैं जितना आगे बढ़ गया मैं पीछे नहीं आ सकता, इसलिए लालू जी से दोस्ती करना है, क्योंकि हमको सत्ता में रहना है। सत्ता के लिए अगर पाप करोगे तो बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 74 और का आंदोलन बिहार की जनता ने झेला है, करके परिवर्तन दिखाया है, कांग्रेस को पूरे देश से हाशिए पर ला दिया। उसी बिहार के अंदर के लोग हैं, बिहार में परिवर्तन के साथ चल रहे हैं, जो सत्ता के लिए बिहार की जनता को भूलेगा उनको। एक सवाल का और जवाब दीजिए, आपके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसे आप मुख्यमंत्री घोषित कर सके बिहार में? देखिए कई ऐसे चेहरे हैं, या सब में होड़ लगी कि हम यही देखिए ना, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनी, कौन सा चेहरा हमने आगे किया था? कई लोग कैप्टन अभिमन्यु की बात कर रहे हैं, कई तो धनखड़ की बात कर रहे थे। तो चेहरा बताइए ना, हमारे पास जो चेहरे, क्या वो काम नहीं? बिहार के लोग जानना चाहते हैं चेहरा। महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा चेहरा था पहले से घोषित किया था क्या हमने नहीं किया था। क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ इसके पीछे सोच इंटरनल डेमोक्रेसी है। आप देखिए कि कौन चुनेगा मुख्यमंत्री? क्या बिहार की जनता जिस विधायक को चुनकर भेजेगा वो अगर मुख्यमंत्री चुनेगा तो थोपा हुआ नहीं कहा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा है कि जो विधायक जीत करके आएंगे एनडीए फोरम पर बैठ के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय। कहीं आप डरे हुए तो नहीं है दिल्ली वाले परिणामों से? नहीं, इससे बड़ा इंटरनल डेमोक्रेसी और क्या हो सकता है? दिल्ली वाले परिणामों से कहीं आप डरे हुए तो नहीं है? इस बात आपने प्रयोग किया दिल्ली में, हमने दिल्ली में प्रयोग किया, देखा इंटरनल डेमोक्रेसी को छोड़ा। आज नीतीश कुमार के लाने का मतलब है इंटरनल डेमोक्रेसी को छोड़ना, और बिहार में हम वही हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह, झारखंड की तरह इंटरनल डेमोक्रेसी के आधार पर, लोकतंत्र में चुने हुए विधायक के आधार पर हम मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। ये हमारा विषय है। और लालू और नीतीश जी से पूछिए क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि लालू जी के पास कोई चारा नहीं था। नहीं, लालू जी के पास कोई चारा नहीं था। लालू जी के घर में कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं, आरजेडी में कोई नहीं था, मजबूरी में उन्होंने किया, क्योंकि वो उन पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। राबड़ी देवी का कोई विषय नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए अंत में नीतीश कुमार के पास सरेंडर होने का काम किया। अभी इनको नरेंद्र मोदी से इतना खौफ हो गया, तो इसीलिए तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए उनको इतना खौफ क्यों हो गया कि आज नीतीश जी के साथ गले में गलवैया कर रहे हैं? कल तक नीतीश जी कर रहे थे जंगल राज है, आज क्या कारण हो गई कि उनसे दोस्ती गलवैया कर रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, कहते हैं कि नीतीश को हमारा पैर पकड़ लिया। आरजेडी प्रवक्ता आज नहीं आएंगे तो फिर उनसे सवाल करेंगे ये वाला। तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल है, जो पैकेज बिहार को दिया गया उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उस पर कहा गया कि पुरानी योजनाओं को लेकर एक लमसम पैकेज बना दिया गया, बिहार की जनता को थोप दिया गया। मेरा आपसे यह सवाल है, चुनाव के वक्त ये पैकेज बिहार को क्यों दिया गया? उससे पहले याद नहीं आया आप लोगों को? नहीं, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद और इससे बहुत 40-50 साल पहले, ये सारे का व्याख्या करना पड़ेगा आपको। बिहार आज तक पिछड़ते आया है। जो कांग्रेस रही है, कांग्रेस एंड एलाइड की जो भी केंद्र में सरकार जिनकी रही हैं, उनसे पहले भी बिहार के लिए बहुत सारे पैकेज मांगे गए। लेकिन जब एनडीए का जब वहां पर गवर्नमेंट बना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वहां पर बने, तो उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो बिहार के लिए कुछ विशेष पैकेज दिए जाएंगे। तो बनने के बाद वो आए हैं और 1-2 सभा में गए। उनको एकदम से कैसे याद आ गया चुनाव से पहले? चुनाव से पहले कोई भी व्यक्ति चाहता है कि अगर मैं कुछ करने की कोशिश, ऑफ कोर्स कोई मिलेगा इसका आपको? देखिए, फायदा तो कोई भी राजनीतिक दल, इसका लाभ मिलेगा आपको? नहीं, देखिए, राजनीतिक कोई भी पार्टी होती है, एक तो मैं जनरल पहले बात करना चाह रहा हूं कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी होती है तो अपने कार्य को जनता के सामने बताती है। ठीक है, उसको बताती है कि मैंने आपके लिए मैंने ये किया है, मुझे सेवा का अगर मौका मिला है तो मैं स्वास्थ्य में ये किया हूं, सेवा में ये किया हूं, और मेरे पास ये बिहार की जनता ये जानना चाहती है। हम तमाम लोगों से पूछ रहे हैं, एजेंडा होता है ना, किसी भी पार्टी का एजेंडा होता है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं शिक्षा में ये करूंगा, स्वास्थ्य में ये करूंगा, सड़क में ये करूंगा, विद्यार्थियों के लिए ये करूंगा, वो बताती है।
तो हमारी भी जो एनडीए की गवर्नमेंट है, जो आएंगे हम लोग, तो हमारा क्या आमूल चूक परिवर्तन क्या करेंगे, क्या हमारी सोच है, उसकी एक सूक्ष्म छवि तो हम कम से कम प्रस्तुत करेंगे ना जनता के सामने। युवाओं के लिए क्या प्लान है आपके पास? हमारे पास युवाओं के लिए कौशल विकास की योजना है, डिजिटल बिहार का, गांव स्मार्ट ग्राम का, स्मार्ट सिटी का, और रोजगार किस तरह से क्रिएट किया जाए, शिक्षा का समुचित यहीं पर व्यवस्था किया जाए, रोजगार का यहीं पर समुचित व्यवस्था किया जाए, बिजली का समुचित व्यवस्था किया जाए, ताकि यहां से बाहर से लड़के यहां आए, यहां से कोटा नहीं जाए, यहां से दक्षिण भारत नहीं जाए पढ़ने के लिए। आज यहां पर जो टेक्निकल व्यवस्था का जो सवाल है, आपको पता है कि बिहार के जितने लड़के हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उच्च शिक्षा कहीं भी नहीं है। जो नीचे की जो प्राइमरी शिक्षा है, जो हायर शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा हो गया, हायर शिक्षा हो गया, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा हो गया और उच्च शिक्षा हो गया, तो इन शिक्षाओं को टोटल में आप देखिएगा तो जो बिहार का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवान्वित रहा है। बिहार के जितने भी लोग रहे हैं वो बहुत ही शिक्षित रहे हैं, लेकिन हाल के दृश्य में जो बिहार का जो परिदृश्य रहा है, यहाँ के कल कारखाने बंद, यहाँ से डॉक्टर पलायन कर गए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकार थी आपकी उस वक्त क्या विकास हुआ? युवाओं से हमने तमाम सवाल किए, ये पलायन की समस्या लंबे वक्त से क्यों बनी हुई? बिहार का एक पढ़ा लिखा तबका आदमी जो है वो युवा है, वो बाहर क्यों जाता है? हमने युवाओं से ये सवाल पूछा, उनका ये कहना था कि युवाओं को बरगलाया जा रहा है, चुनाव के वक्त सिर्फ वोट बैंक के तौर पर युवाओं को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आप देखेंगे जिस प्रकार से बिहार में जब सरकार आई, बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर जी दूसरे प्रदेशों से लोग भाग कर आना शुरू हो गए। बड़ी संख्या में इसी बिहार के अंदर नक्सली हिंसा होता था, इसी बिहार के अंदर लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के रिवॉल्वर लेकर घुमा करते थे, उसी बिहार में लोग रोजगार हो गया, कई बड़े बड़े काम होने शुरू हो गए। आप देखिए, जब तक बिहार में सरकार हुई, जब तक बीजेपी की सरकार चली, एक भी कोई दंगा बता दे, बिहार में नरसंहार बता दे, कुछ इस प्रकार घटना जो लगातार होती थी। आपको याद होगा लालू जी के शासन, राबड़ी जी का शासन था, यही जहानाबाद और अरवल के क्षेत्रों में लगातार आरा से लेकर रणवीर सेना से लेकर यहाँ एमसीसी से लेकर किसान समिति तक, आज सब खत्म हो गया। इसी बिहार में विकास के साथ लोग चल पड़े थे। शिक्षा के क्षेत्र में हो, कई प्रकार की योजना, हमने कहा ना, फिर चरवाला विद्यालय के नाम पर केवल लिपा पोती का काम होता था, और बड़े पैमाने पर शिक्षकों को बहाली करके बड़े पैमाने पर बच्चों को पढ़ने का एक माहौल बना, एक निर्माण हुआ। बच्चों को कपड़ा देना, वजीफा देना, जो पारितोषिक देना, साइकिल के तरह से जागरूकता करना, महिलाओं का अंदर जागरूकता देना, 50% आरक्षण देना, कई प्रकार के इतने काम बिहार के अंदर हुए कि पूरे देश में बिहार का डंका बजने लगा। बिहार के लोग अब ये कहने से कतराते नहीं थे कि हम बिहारी नहीं है, पहले कतराया करते थे और बिहारी गर्व से कहते थे मैं बिहारी हूं। लेकिन आज फिर उस प्रकार के बिहार का माहौल बनाने का काम नीतीश जी नहीं किया। लंबे वक्त से फिर वही गलती काम कर रहे हैं जो बिहार की जनता उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। नाराज आपके कार्यकर्ता लगातार हैं। चंद्रमोहन राय जी से हमने आज सवाल पूछा था, उनका यही कहना था कि जो वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही पार्टी में, महंगा पड़ सकता है चुनाव में। देखिए, वरिष्ठ नेता पार्टी के धरोहर है, पार्टी के लिए काम करते। मैंने पहले कहा, ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन का संगठन है। राजनीतिक क्षेत्र में लोग आते हैं, जाते हैं। कभी भी राजनीति में लंबे समय तक एक व्यक्ति रहता है, तभी राजनीति में दूषिता आती है, गड़बड़ियां आती है। मेरा मानना है कि हर प्रकार के हर स्तर में नौजवानों को सहभागिता देने की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के लोगों ने भी कई जगह नौजवानों को टिकट दिया है, कई जगह जो पुराने लोग हैं जिनको हमको अवसर अभी ठीक ठाक देना चाहिए उनको भी दिया है। इसलिए इस प्रकार की बातें हैं, कुछ लोगों के विषय आते हैं और इसमें यह आना भी लाजिमी है, स्वाभाविक भी, हमेशा आता रहा है, कोई आज नहीं आ रहा है, ये लगातार आता रहता है। लेकिन फिर मिलाकर के बातचीत करने का फिर वही लोग कार्यकर्ता काम करते हैं। और इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो पार्टी के संविधान के खिलाफ, पार्टी के निर्णय के खिलाफ काम करते हैं, पार्टी उन पर कार्रवाई करती है। लेकिन जो पार्टी के निर्णय में इंटरनल डेमोक्रेसी के तहत अपने विषय को उठाते हैं, तो हम उनके साथ चल पड़ते हैं, फिर उनकी बात को सुनते भी है, उनके सुझाव को मानते भी है और फिर उस रास्ते पर काम भी करते हैं। तिवारी जी, क्या जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी है वो महंगी पड़ सकती है? देखिए, कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए उस पार्टी के रीढ़ होते हैं, और जब कोई पार्टी जब बनती है तो उसको किस प्रकार से उसकी धारा को जन जन तक पहुंचाना है, वहां तक वो लोग पहुंचाते हैं, अपनी खून पसीना से उस पार्टी का निर्माण करते हैं। कोई भी पार्टी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, कार्यकर्ताओं का अनदेखी नहीं कर सकती है। हाँ, ये जरूर है कि सभी कार्यकर्ताओं को टिकट ही नहीं दिया जा सकता। एनडीए के घटक दलों में लगातार ये
शिकायतें आ रही हैं। नहीं, एनडीए के घटक दल ही नहीं, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो या फिर आप अपनी पार्टी की बात बताइए ना। नहीं, हमारे पार्टी में भी है नाराजगी, बहुत लोगों में है। यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्यों जो कार्यकर्ता लगातार लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, जी जी, उनको दरकिनार करना कितना सही है? नहीं, एक पार्टी का एक लक्ष्य ये भी होता है कि कौन व्यक्ति हमारा जा करके जीत करके आएगा। कार्यकर्ता तो एक जिला में बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर 23 सीट है तो हम 23 पर ही लड़ेंगे, और हमारे कार्यकर्ता बिहार के प्रत्येक 243 सीट पर हैं। सारे के सारे पर एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन व्यक्ति, चार चार व्यक्ति कार्य कर रहा है, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा है, अपने नेता का प्रचार प्रसार कर रहा है, अपने कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन क्या 243 व्यक्ति को तो टिकट नहीं मिल सकता है? अब टिकट मिल रहा है 23 ही को, और उसमें भी 243 आदमी को टिकट मिल सकता है, चाहे वो कोई भी दल हो क्यों ना। यही आरोप है कि वो, इनका यही कहना है कि हम लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, जो नया आप आदमी बाहर से ला रहे हैं उनको टिकटें दे रहे हैं, हमारी कोई पूछ नहीं है। फिर उनका क्या मतलब रहा इतने लंबे वक्त से पार्टी में? ये भी बात जरूर है कि कुछ दल बदल के तहत कुछ लोगों को पार्टी में लिया जाता है। पार्टी एक ऐसा बड़ा समग्र, ये तो मौका परस्ती भी ना, कि आपने देखा कि ठीक है वो कैंडिडेट जीत जाएगा, ठीक है आप आ जाइए। नहीं, कहीं देखिए पार्टी में ऐसे होते हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं को लिया जाता है, कुछ इंटेलेक्चुअल वर्ग को लिया जाता है, कुछ सभी प्रकार के लोगों का समन्वय किया जाता है एक पार्टी में जरूर, तब एक पार्टी बनती है और तब उसको चलाया जाता है। सिर्फ अगर कार्यकर्ताओं को ही ले लिया जाएगा तो पार्टी को मतलब बहुत सारी जो प्लानिंग होती है, सोच होती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, इसके लिए जो कार्य योजना होती है, सब प्रकार के लोगों को समन्वित करके ही बनाया जा सकता है, और वो एक पार्टी करती है। यही किसी भी पार्टी का मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, मृत्युंजय जी आपसे सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी ने एंट्री कर ली है बिहार में, सीमांचल से चुनाव लड़ने की उनकी पार्टी ने, किसको नफा और किसको नुकसान? देखिए, नफा नुकसान की बात बिहार की जनता बहुत सजग है, और वो देख रही है कि कौन कौन लोग जाल बिछाने के लिए आए हैं, और वो सतर्क है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। नहीं तो ये आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है कि बीजेपी ने ओवैसी कार्ड खेला है बिहार में। बीजेपी तो साफ, बीजेपी को ओवैसी से हमेशा, ओवैसी के बयानों पर बीजेपी के कार्यकर्ता आंदोलन करते आपको इससे फायदा होगा नहीं होगा? ओवैसी जिस तरह का बयान देते रहे हैं, मैंने कई बार कहा है कि अगर तालिबान होता तो ऐसे लोगों को फांसी लगा देता। ये भारत, ये जो इसमें इतना लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां वो खुल के इस प्रकार की बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे बयान देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे ऐसे लोगों के सहारे और की बात कर सकती है? जो लोग विपक्ष के लोग बोलना चाहते हैं, उनको लगता है कि उनकी वोट जो है, वोट की राजनीति वो करते हैं, मुसलमानों को संतुष्ट करना, हिंदुओं के बीच विषय फैलाना, ये उनका काम है। मैंने पहले कहा, बिहार में सरकार थी, एक भी दंगे नहीं हुए, सरकार हटते ही नालंदा के अंदर, नवादा के अंदर दंगा हो गया। तो इसलिए दंगा कराने का काम, आतंकी विस्फोट कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का। ये लोग घबराए हैं कि इनको वोटों की राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जितना कटघरे में खड़ा करना हो, ये करना चाहते हैं। आपको फायदा होगा ओवैसी के आने से? ओवैसी के आने से किसको फायदा होगा ये तो नहीं कह सकते राजनीति में, लेकिन अभी बिहार के अंदर जो लड़ाई है वो सीधी लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए, इसके बीच की लड़ाई है। और बिहार की जनता इतने सचेष्ट है कि वो सामने वाले को देखते हैं कि किसकी सरकार बनने वाली है। ओवैसी लोग, ऐसे ओवैसी जैसे लोग आते रहेंगे और भ्रामक स्थिति पैदा करते रहेंगे। वो चाहकर भी बिहार के सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन बिहार के सौहार्द को वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। बिहार की जनता फिर उनको वापस जाने, उल्टे पांव यहां से भेजने का काम करेगी। आखिरी सवाल, क्या नीतीश और लालू पर मोदी भारी पड़ेंगे बिहार में? देखिए नीतीश और लालू, जो नीतीश जी और लालू जी के बारे में मोदी जी भारी पड़ेंगे नहीं, भारी है और पहले से हैं। अच्छा। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री हैं। 28 राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे सबसे भारी हैं वो, भारत के सभी नेताओं पर भारी हैं वो। सभी ने उनको प्रयास किया परास्त करने का, लेकिन वो कहीं परास्त नहीं। तो भारी और कमजोर होने का सवाल ही कहां उठता है? तुलना ही नहीं है कि मतलब मोदी जी और इन लोगों में तुलना ही नहीं है। भारी और पलरा क्या होता है, इसमें सवाल ही रॉन्ग। वक्त बहुत कम है, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा मृत्युंजय झा जी, क्या लगता है बिहार की जनता आप पर विश्वास क्यों करे? देखिए, बिहार की जनता इसलिए विश्वास करेगी, इसी बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बिहार में से 40 में से 31 सीट देने का काम किया है। और इसी बिहार की जनता ने, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर गुजरात से ज्यादा कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो बिहार के लोग करते हैं। और इसलिए बिहार की जनता के लिए उन्होंने कहा कि बिहार में जो विकास है उस विकास को नई दिशा देने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। और बिहार में पहली बार जनता को यह लगता है कि हम कई सरकार को हमने देखा,
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने बिहार में कभी सरकार को नहीं देखा, इसलिए बिहार की जनता पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार देखना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देखना चाहती है। और वो इसलिए उसको अपेक्षा है कि केवल और केवल विकास वही कर सकता है जो बिहार में अभी तक सरकार में नहीं आए। एक बार मौका देकर उनको हम देखना चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन का जो संकल्पना भारतीय जनता पार्टी लोगों को बता रही है वो करके दिखाती है कि नहीं। इसी विश्वास के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को वोट देंगे और बिहार में 2/3 मत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वो इस ताकत को चाहे लालू नीतीश कितनी भी नौटंकी कर ले, बिहार में से उसको बिगाड़ नहीं सकते। चलिए ठीक है, विकास कितना हुआ है, विकास कितना होगा, ये बिहार की जनता को तय करने लीजिए। चुनाव बहुत नजदीक है, चुनाव परिणाम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि बिहार की सत्ता पर कौन बैठेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।